नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? संजीव, विजय, सौरभ, साक्षी, निकिता, राजेश, प्रतिभा, प्रिया, दीक्षा, सचिन, सौरभ, विकास, अश्विन, विद्या, पूनम, नीलेश, हितेश, सावन, चंदन, अंकित, कुमकुम, मौचित, ऋतु, प्रिया, ठाकुर, राम, योगिता, शिवानी, ललित, हेमलता, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। कैसे हो? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ जी, हम भी एकदम ठीक। लास्ट अपना चैप्टर शुरू नहीं हो पाया था, फिर हमने सोचा सोमवार से अच्छा कोई दिन हो नहीं सकता, है ना। तो आज से नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे जो लास्ट टाइम शुरू करते करते रह गया, है ना। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो यहां पर चीजों को समझते हैं। आप लोग अब फुल स्क्रीन करिए और चैप्टर की शुरुआत पे ध्यान देंगे हम, है ना। लेट्स स्टार्ट। हमारा जो चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी का, ये एक आखिरी हिस्सा है। इसके बाद फिर टाइप मतलब दूसरे चैप्टर्स आएंगे। तो नाव धारा जो पूरे तरीके से समय दूरी पर डिपेंड है, और यहां पर हम सिंपल एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही यहां पे चलना है, चाल बराबर दूरी बटे समय, फिर उसको चेंज करके। और यहां पे आप अधिकतर देखेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटे में ही चीजें चलनी है। जैसे ट्रेन में आपने देखा कि अक्सर चीजें मीटर और सेकंड में थी, यहां पर किलोमीटर पर आवर वाला ही जो सिंपल नियम है वही चलेगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब यहां पे अलग क्या है उसको हम थोड़ा समझते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें यह समझना है, दो प्रकार से यहां पे पानी रहेगा। एक रहेगा शांत जल, जिसको हम कहेंगे स्टिल वाटर, ठीक है। क्या रहेगा? शांत जल, स्टिल वाटर। और एक रहेगा आपका बहता हुआ जल, बहता हुआ जल, जिसको हम कहेंगे फ्लोइंग, है ना, फ्लोइंग वाटर। तो अगर बात करें शांत जल की, तो शांत जल यानी ठहरा हुआ, रुका हुआ, जिसमें कोई धारा नहीं होगी, जिसमें बहाव नहीं होगा, है ना। तो इसको समझते हैं। जैसे शांत जल है, मैं बस ऐसे ही सिंपल थोड़ा सा यूं ही बना देता हूं, ये शांत जल हो गया, है ना। रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, इसमें कोई बहाव नहीं है। तो आप अगर अब यहां पे अपनी नाव चलाओगे, तो आप जिधर जैसी चलाओगे, आप स्विमिंग करोगे, नाव चलाओगे, जिधर ले जाना है उधर ले जाओ। तो यहां पर क्या होता है, यहां पे धारा की चाल हमेशा क्या होती है? जीरो होती है। धारा की चाल हमेशा क्या रहेगी? शून्य रहेगी। लेकिन अगर बहते हुए जल की बात करें तो इसमें धारा होगी, भाई पानी हो सकता है इधर जा रहा हो, पानी की एक दिशा होगी। और इसमें जब आप नाव चलाएंगे तो यहां पे नाव अकेली खुद पर डिपेंड नहीं करेगी, है ना। यहां तो आप अपनी मर्जी से जिधर ले जाना चाहो उधर ले जाओ, लेकिन यहां पे आप अपनी मर्जी से नहीं चला पाएंगे, है ना। आपको यहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अगर इसकी मैं बात करूं तो यहाँ नाव की चाल तो हमेशा कुछ ना कुछ रहेगी, नाव की चाल तो हमेशा कुछ ना कुछ रहेगी, लेकिन धारा की चाल हमेशा क्या होगी? शून्य। लेकिन वही चीज यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे नाव की चाल तो कुछ ना कुछ होगी ही, नाव की चाल तो कुछ रहेगी ही, लेकिन यहाँ पे धारा की चाल भी कुछ रहेगी, ठीक है। मैं इसको कुछ भी नाम दे देता हूं, धारा की चाल भी कुछ रहेगी। तो धारा को इंग्लिश में कहते हैं हम स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। बोट यानी नाव, नाव मतलब तो ठीक है, धारा मतलब क्या हो जाएगा? धारा मतलब हो जाएगा आपका स्ट्रीम, यानी बहता हुआ जल। तो यहां पे ध्यान रखें कि हम अक्सर अब यहां पे ये यूज करेंगे बी, यानी हमेशा यहां पे केवल नाव ही चलेगी, बी मतलब बोट। और यहां पे क्या होगा? नाव भी चलेगी और उसके साथ धारा भी चलेगी, लेकिन इनमें प्लस या माइनस होगा। अब मैं इनमें एक और आपको अंतर समझाता हूं, है ना। और ये चैप्टर जितना आसान है उतना ही कई लोगों को कंफ्यूज भी करता है। अगर आप इसका बेसिक अच्छे से समझोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अब मेरी एक बात समझना बहुत ध्यान से। आप तालाब में हैं, ठहरे हुए जल में हैं, रुके हुए जल में हैं, आप अपनी नाव चला रहे हैं, तो जिधर चलाना है उधर चलाओ, है ना। तो मान लीजिए कि यहां पे आपकी बोट की, नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो ठीक है, जिधर ले जाना है वो 5 की स्पीड से जाएगी। लेकिन जब यही नाव आपके बहते हुए जल में आ जाएगी, एक नदी में आ जाएगी,
तो यहां पर आप समझिए कि बोट की स्पीड में ले लेता हूं 5 किलोमीटर पर आवर, और मैंने कहा कि धारा यानी स्ट्रीम, है ना, मैंने कहा कि धारा की चाल ले लो भाई, तो धारा की चाल हमने क्या ले ली, धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर ले ली। अब ध्यान से समझना, अगर जिस तरफ पानी बह रहा है अगर आप उधर जाएंगे, इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण रहेगा कि आप कभी भी ढलान में जब गाड़ी चलाते हो, आप कहीं गाड़ी चला रहे हो और ढलान आ जाए तो आप गाड़ी बंद कर लेते हो। हम लोग जनरली गाड़ी को ऑफ कर लेते हैं कि अपने आप गाड़ी चल जाएगी, पेट्रोल क्यों जलाना, गाड़ी को चालू क्यों रखना, है ना। तो वही चीज है कि जब पानी के साथ आप बहेंगे, पानी की दिशा में जाएंगे, तो अगर आप थोड़ा सा अपना बैलेंस पानी में बना ले तो पानी यूं भी आपको बहा के ले जाएगा, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पानी की अपनी एक रफ्तार है। लेकिन अगर आपकी चाल और है, मतलब पानी तो बह ही रहा है और आप भी अपनी एफर्ट लगा रहे हो, तो आप और तेजी से आगे बढ़ोगे, है ना। ढलान है और आपने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी तो गाड़ी और ज्यादा तेजी से चलेगी, क्योंकि उसको दो दो सपोर्ट मिल रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, जब आप पानी के साथ जाएंगे, है ना, यानी धारा की दिशा में जाएंगे, धारा की दिशा में अगर आप जाएंगे तो चाल बढ़ जाएगी। भाई नाव की चाल तो 5 है, लेकिन धारा की चाल 2 और जुड़ के वो क्या बन जाएगी, वो 7 किलोमीटर पर आवर बन जाएगी। लेकिन अगर धारा के विपरीत आओगे, अब यही चीज सोचो कि आप अगर ऑपोजिट आओगे, विपरीत आओगे, तो उल्टा होगा। आपने कभी स्विमिंग करी हो तो आपने देखा होगा कि भाई पानी इधर जा रहा है और आपको अगर उल्टा आना है तो बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि पानी आपको बार बार धक्का के ले जाता है, पानी आपको अपने साथ ले जाना चाहता है, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उस केस में क्या होगा कि आप तो चल रहे हो 5 की स्पीड से, लेकिन आपको पानी 2 की स्पीड से काट रहा है, तो उस केस में आपकी स्पीड केवल कितनी रह पाएगी, 3 किलोमीटर पर आवर रह पाएगी। आई बात समझ में, है ना। तो हमेशा ध्यान रखें, और सारा लफड़ा पूरा बस ये बहते हुए जल में ही है, शांत जल में कुछ है ही नहीं, क्योंकि वहां पे धारा नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, जिधर जाना है उधर जाओ, जैसे जाना है वैसे जाओ। सारे प्रश्न, सारी कंडीशन, सारे इफ एंड बट, सारे प्रकार के सवाल, सब ये बहते हुए जल में ही होते हैं, सारे लफड़े बस इसी में है। पानी के साथ जाना, पानी के विपरीत जाना, कभी चाल बढ़ रही, कभी चाल कम हो रही, इसलिए बहुत प्रैक्टिकल आप हमेशा चलना, है ना। जिधर पानी बह रहा है उधर जाओगे, स्पीड जुड़ेगी, ऑपोजिट आओगे स्पीड कम होगी, सिंपल बात है ना। और आप इसको ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पे सापेक्ष चाल का उल्टा हो रहा है। भाई समान दिशा में जहां पे चाल जुड़ रही है तो उसको समान दिशा विपरीत दिशा से मत लेना, क्योंकि वो भी नियम भी यहां पे काम करेगा। तो आप ऐसे समझो कि पानी के साथ जाओगे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, प्लस हो जाएगा, पानी के विपरीत आओगे स्पीड कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगा। ऐसे सिंपल आप उसको रखिए, ठीक है। गॉट इट। चल, तो इसी के लिए यहां पे 2 शब्द हैं जिनको आपको सीखना बहुत जरूरी है। जब भी नाव की चाल में, नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ती है ना, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, है ना। नाव की चाल में जब भी धारा की चाल जुड़ती है तो इसे हमेशा कहा जाता है अनुप्रवाह, ठीक है। या इसको हम क्या कहते हैं, इसको कभी कभी आप देखेंगे ये कहेंगे धारा के अनुकूल, और इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, इसको इंग्लिश में कहेंगे डाउनस्ट्रीम, है ना। जब भी पानी के साथ आप जाएंगे, धारा की दिशा में जाएंगे, नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ेगी, तो आप हमेशा क्या कहेंगे, अनुप्रवाह। अनुप्रवाह, धारा के साथ जाना, है ना। तो इसको आसान भाषा में क्या कहेंगे, धारा के साथ या धारा की दिशा में, जो कहना हो, धारा की दिशा में अगर आप जाएंगे। और फिर मैं कह रहा हूं कि ये सारी चीजें कहां होंगी, बहते हुए जल में, है ना। शांत जल में तो हमें बस बोट से मतलब है, धारा वहां है नहीं, धारा जहां रहेगी वहां पे सब गेम आपका गड़बड़ होगा। इसके विपरीत बात कर लें कि अगर नाव की चाल में धारा की चाल माइनस कर दी जाए, है ना, इंग्लिश में कहेंगे स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो इससे आपको हमेशा क्या मिलेगा,
इससे आपको हमेशा मिलेगा जिसका नाम है ऊर्ध्व प्रवाह, धारा के विपरीत। इसको कहेंगे, एक और शब्द से कहेंगे धारा के प्रतिकूल। ठीक है, धारा के प्रतिकूल। और इंग्लिश में इसका नामकरण है अप स्ट्रीम, है ना। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, धारा के विपरीत, है ना। धारा की दिशा में, है ना, विद डायरेक्शन, और धारा के विपरीत, धारा के ऑपोजिट। क्लियर है दोनों बातें। तो अब हम इन दोनों शब्दों का प्रयोग करेंगे, अनुप्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह। पानी के साथ जाना, धारा के साथ जाना, धारा के विपरीत जाना, ये यहां पे सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका पानी भी, ठीक है, मतलब इसको ऐसे कहो कि नाव भी इधर जा रही है, बोट भी इधर जा रही है, और आपकी स्ट्रीम यानी धारा भी इधर जा रही है, तो दोनों प्लस होंगे। यहां पे क्या होगा, यहां पे आपकी बोट, नाव मान लीजिए इधर आ रही है, और आपकी धारा उधर जा रही है ना। तो नाव और धारा दोनों सेम है, जुड़ेंगे। नाव अलग आ रही है, धारा अलग आ रही है, तो ये दोनों क्या होंगे, ये हमेशा घटेंगे, अपोजिट और सेम। ठीक है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, नाव प्लस धारा, और इसको क्या कहेंगे, नाव माइनस धारा। नाव प्लस धारा, नाव माइनस धारा। और बाकी बातें मैं आपको कह ही चुका हूं। चाल बराबर दूरी बटे समय का फंडा यहां पर चलता है ना। चाल बराबर दूरी बटे समय, वो आपका यहां पे चलेगा ही। ठीक, चल अब थोड़े से सवाल करेंगे और ज्यादा बेहतर इनको सीखेंगे। अभी कुछ चीजें और बची है बस, बाकी सबसे बड़ा काम यहाँ पे हो गया। अभी यही है, इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है ना। चैप्टर ये भी छोटा है और बेसिक चीजें हैं बस, लेकिन कंफ्यूजन होता है। कुछ लोगों के आंसर बड़ी जल्दी आ जाएंगे, कुछ लोग बड़ा परेशान होंगे अभी इसमें, है ना। एक नाव शांत जल में 19 की स्पीड से, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहां पे याद रखें कि जब भी कहा जाए कि भैया नाव की शांत जल में चाल, है ना, नाव की, आदमी की, जब भी ये शांत जल में चाल आ जाए, स्पीड ऑफ बोट हो या मैन हो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में चाल, इसका हमेशा मतलब क्या होगा कि नाव की वास्तविक चाल, उसकी रियल स्पीड, है ना। किसी भी चीज की रियल स्पीड क्या है ना। क्योंकि जब पानी में जाएंगे तो स्पीड बदल जाएगी ना। आप नदी में जाएंगे तो आपकी अपनी स्पीड रहेगी ही नहीं, क्योंकि या तो आपकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी। तो शांत जल की चाल यानी उसकी ओरिजिनल स्पीड, खुद की स्पीड क्या है, बिना पानी के अफेक्ट करे, ये उसका मतलब है। अच्छा, नर्मदा जी में बहुत नाव चलाई है, क्या बात है। हाँ, स्पीड ही स्पीड हमें जोड़नी है। तो अब एक बात समझना, शांत जल में नाव की चाल 19 है, धारा की गति 3 है, यानी स्ट्रीम की स्पीड 3 है। धारा के अनुकूल, मैं आपको बता चुका हूं, अनुकूल यानी ऊर्ध्व प्रवाह, यानी धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में आपको 88 किलोमीटर जाना है। तो धारा की दिशा में जाते हैं जब भी, तो नाव और धारा की चाल जुड़ती है। धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में जब भी आएंगे तो धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल घटेगी। तो कुल कितना समय लगेगा, देखिए जब हम पानी के, अच्छा यहां पे इन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि बोट की नॉर्मल स्पीड 19 है और पानी की स्पीड 3 है। पानी के साथ जब आप जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 माइनस 3, है ना। तो ये आ गया आपका 88, 19 में 3 जोड़ दिया 22 आ गया। ये आ गया आपका 24, 19 में 3 जोड़ दिया तो ये 16 आ गया। अब ये क्या है, ये हम क्या लगा रहे हैं पता है, ये लगा रहे हैं दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड यानी चाल,
इसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दूरी बटे चाल। तो 22 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 8 तिया 24, यानी ये आ जाएगा आपका 1.5 घंटे। तो टोटल आपको जाने आने में कितना समय लगेगा? 5.5, 5.5 घंटे। 88 किलोमीटर पानी के साथ जाना है, 24 किलोमीटर पानी के विपरीत आना है। हाँ चेतन, स्कॉलरशिप का फॉर्म आज फिर से ट्राई कर लेना, अब सब ठीक हो गया है रात को वो, तो अभी ट्राई कर लेना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। ठीक है, इंदौर में भी टेस्ट होगा ना, इंदौर में क्यों नहीं होगा? इंदौर में तो होगा ही, वो तो अंडरस्टूड है ना। एक नाव शांत जल में 15.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर सकती है। धारा की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे है, धारा की विपरीत दिशा में 76 और धारा के विपरीत दिशा में इतना जाना है, कितना समय लगे? देखो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जाएंगे तो नाव और धारा की चाल हमें चाहिए, और धारा के विपरीत आना है, सेम क्वेश्चन है तो 104 है, इसमें से धारा और नाव की चाल का अंतर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप पानी के साथ बहते हुए जाएंगे तो नाव की चाल 15.5 है, धारा की चाल 4.5 है। जब विपरीत आओगे तो नाव की चाल 15.5 है और धारा की चाल 4.5 है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 19, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 104.5, और इसमें 15.5 में से 4.5 गया तो आपके पास कितना आ जाएगा? आपके पास 11 आ जाएगा। तो दोनों को सॉल्व करिए और बताइए कुल कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन था जैसा लास्ट वाला था। 15 और अच्छा सॉरी 20 हो रहा है तो पूरा ना, 15 4 19 नहीं, 15 4 19 और आधा आधा 20। ठीक है, चलो देखते हैं कितना समय लग रहा है। तो अगर इसको हम कैंसिल करते हैं तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 19 बार, 4 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, 5 का भाग दिया तो 5 दिया 15 और बचा 4/5। इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से गुणा कर देते हैं, तो 3 घंटे और 48 मिनट, 12 चौक 48, 3 घंटे 48 मिनट ये आ गया। यहां पे जाए तो 11 इंटू 9 99 है ना, 11 इंटू 9 99 और 11 इंटू 5 55, तो 9.5 घंटे, यानी इसका मतलब हुआ 9 घंटे 30 मिनट, 9 घंटे 30 मिनट। और जब ये दोनों जुड़ेंगे, अब इन दोनों को जोड़ना है मुझे, तो 9 और 3 हो गया 12 घंटे है ना, और 4 और 3 हो गया 78 घंटे। अब 78 मिनट, 12 घंटे 78 मिनट तो होता नहीं, तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो 13 मिनट, और बचे यहां पे 18, 13 घंटे 18 मिनट, 13 18 भी आपका आंसर है। कोई डाउट हो तो पूछो। अच्छा
ठीक है। ₹9.5 घंटे यानी 9 घंटे 30 मिनट, 9 घंटे 50 मिनट नहीं, ये आधा घंटा है, आधे घंटे का मतलब 30 मिनट। तो 9 और 3 12 घंटे, 48 और 30 78 मिनट। अब 78 मिनट यानी 60 + 18, तो 60 मतलब 1 घंटा, तो 12 में 1 घंटा और जुड़ा 13, बचे 18 मिनट, तो 13 घंटे 18 मिनट। ठीक, स्कॉलरशिप टेस्ट कोई भी दे सकता है, किसी भी राज्य के हो आप दे सकते हो। और जिन्हें नहीं पता स्कॉलरशिप, तो कल हम 8 बजे काफी डिटेल में जानकारी देने के लिए एक सेशन हमने रखा था यूट्यूब पर, तो वो देख लेना, स्कॉलरशिप टेस्ट से जुड़ा हुआ। हाँ, एक और डाउट मैं बता देता हूं, ठीक है। जैसे मान लो आपने इसको सॉल्व किया, आपने इसको नहीं कन्वर्ट कर पाए, तो 5 का भाग दिया तो ये आएगा 3.8। अब 3.8 का मतलब क्या हुआ, 3 सही और 0.8 यानी 8/10, और इसको आप मिनट में कन्वर्ट करिए तो 0 से 0 जाएगा, 8 × 6 48 आ जाएगा, 3 घंटे 48। बात वही है, 19 में 5 का भाग दोगे 3.8, 0.8 यानी 8/10, 10 × 60 हो गया 348। तो इससे भी आपको वही बात मिलेगी। इंदौर में भी टेस्ट होगा, 28 सेंटर्स हैं इंदौर के अलावा, मतलब इंदौर तो एक है ही और उसके अलावा 28 सेंटर्स हैं, तो 29 सेंटर्स पर मध्य प्रदेश में हम परीक्षा आयोजित कर रहे हैं। ठीक है, 2 घंटे 15 मिनट बिल्कुल सही आंसर है भाई, जिन्होंने भी दिया है। रवि स्थिर जल में नाव की चाल, नाव को 14 की स्पीड से चलाता है, नदी 2 की स्पीड से बह रही है। देखो, आपको पता चल गया कि नाव यानी बोट की स्पीड 14 है, स्ट्रीम यानी धारा की स्पीड 2 है। और आप इस कोडिंग को समझना, क्योंकि बार बार मैं इतना बड़ा नाव और धारा लिखूंगा तो उससे टाइम वेस्ट होगा। बी मतलब बोट, एस मतलब स्ट्रीम, नाव और धारा, और ये रही इनकी चाल 14 और 2। रवि को धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटे लगते हैं। धारा के विपरीत, तो अगर धारा के विपरीत वो जाएगा तो जो घटेगा, 14 में से 2 गया तो धारा के विपरीत उसकी चाल 12 है, अपोजिट उसकी चाल 12 है, और एक निश्चित दूरी को तय करने में उसको 3 घंटे लगते हैं। यानी वो कितनी दूरी तय कर रहा है, 36 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। अगर वही दूरी धारा की दिशा में तय करे, यानी इसी 36 किलोमीटर को धारा की दिशा में तय करे, यानी 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16। तो कितना समय लगेगा, तो 4 से कैंसिल कर दो 9 बार, 4 से कैंसिल कर दो 4 बार, 4 दूनी 8 और 1/4, और 1/4 को अगर 60 से गुणा करोगे तो 2 घंटे 15 मिनट लगेंगे। धारा के विपरीत, धारा के विपरीत यानी नाव माइनस धारा, तो धारा के विपरीत जाओगे तो 14 में से 2 गया 12, और 12 की स्पीड से, है ना, 12 की स्पीड से 3 घंटे तक वो चलता है, तो 36 किलोमीटर की दूरी है। इतनी ही दूरी को अब धारा की दिशा में तय करना है, तो धारा की दिशा में यानी 14 और 2 16, तो ये आ जाएगा आपका 2 से 1/4 यानी 2 घंटे 15 मिनट। 2 घंटे 15 मिनट का समय लगेगा। आया भैया समझ में?
स्थिर जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है, आपको दोनों बोल दिया कि नाव की चाल कितनी है 10 है और धारा की चाल कितनी है 2 है। ठीक है, नाव धारा की विपरीत दिशा में 4 घंटे और धारा की दिशा में 3 घंटे तक चलती है। धारा के विपरीत, तो विपरीत मतलब घटेगा, 10 में से 2 गया 8, तो धारा के विपरीत 4 घंटे तक चलती है। और धारा की दिशा में, तो 10 में 2 जुड़ेगा 12 और धारा की दिशा में 3 घंटे तक चलती है। तो 8 इंटू 4 हो गया 32, 12 और 3 हो गया 36, तो टोटल कितने किलोमीटर की दूरी वो तय कर लेगी? 68, है ना। धारा के विपरीत नाव माइनस धारा, धारा की दिशा में नाव प्लस धारा, 4 घंटे 3 घंटे, कितने किलोमीटर की दूरी? आंसर आ जाएगा 68, 68। अच्छा, आज तक नदी में नहीं तैरे, तैर लो भाई। हम आज पछताते हैं कि काश पहले तैरना सीख लिया होता, है ना। तो चले जाया करो, नदी है अगर अपने गांव में आसपास तो तैरना सीख लो, संडे संडे चले जाओ भले, शरीर के लिए भी अच्छा है ना। और मैं आपको बताऊं, वैसे भी ठीक है, अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक चीज कभी हमारी बंद नहीं होनी चाहिए और वो है लर्निंग, सीखना। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे तक आपका दिमाग अच्छा रहे, है ना, लोग आपको सनकी या कुछ और नाम से ना बुलाएं, तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहे, है ना। अक्सर कई लोग के साथ हो जाता है ना, भूल जाते हैं, कुछ समझ ही नहीं बैठता है। तो अगर आप हमेशा, ये एक रिसर्च है कि अगर आप हमेशा अपने दिमाग को एक्टिव रखेंगे, सीखते रहेंगे, तो आपका दिमाग हमेशा काम करता रहेगा और आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। आपके बच्चे, आपके पोते पोती आपसे खुश रहेंगे, भागेंगे नहीं आपको देख के। ठीक है, इसलिए कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहे। अभी पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई कर लो, जब सिलेक्शन हो जाए, जॉब लग जाए, कोई भी एक चीज को टारगेट बना लो कि यार ये सीखते हैं। तैरना सीखो, कार चलाना सीखो, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखो, तबला बजाओ, कुछ भी करो। नहर में सीखो, स्विमिंग पूल में सीखो, नदी में सीखो, तालाब में सीखो, नाले में सीखो, नाली में सीखो, कहीं भी सीखो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्रिकेट खेलो, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी करो, शारीरिक एक्टिविटी बंद नहीं होनी चाहिए। मैं जैसे एक छोटी सी बात आपको और बताता हूं, बात निकली है तो, जैसे अभी मैं, हम सबके लाइफ का फेस क्या होता है कि जैसे मेरा जो अनुभव है वो ये है कि जब हम 17-18 साल के होते हैं तब तक तो नो टेंशन, मतलब जिंदगी बहुत गजब चलती है, कोई चिंता ही नहीं किसी चीज की, है ना। इसके बाद की जो 18 की से 30 की जो लाइफ है ना, इसमें मुझे लगता है कि हम बहुत ज्यादा अपने करियर को बनाने पे ध्यान देते हैं, है ना। इसी उम्र में हमें पैसा कमाना है, इसी उम्र में हमें सेटल होना है, इसी उम्र में हमें शादी करनी है, बहुत सारे काम इस उम्र में रहते हैं। जब एक बार 30 से आगे बढ़ते हैं आप, तो फिर आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती है। पहले आपकी कोई कुछ नहीं गतिविधि, पहले आप टेंशन फ्री थे, यहाँ सारे लफड़े जो है बस वो इसी उम्र में है। इसके बाद आप एक बार जब सेटल हुए तो आप दोनों अलग चीजों पे ध्यान देना चालू करते हो, है ना। और मैं अपनी स्थिति बता रहा हूं, मेरी स्थिति यही रही। अब मैं जब 30-40 अब इस एज में आया हूं, बल्कि मैं तो अब 35 के आसपास आ गया हूं। अब मैं इस समय बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा अपनी फैमिली को टाइम दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं इन सब फेजेस से आगे आ चुका हूँ। मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ही हिला देने वाली चीज पढ़ी कि, क्योंकि जैसे अभी मैं हेल्थ पे ध्यान दे रहा हूँ, अभी वजन कम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा डाइटिंग, सब चीजें बहुत प्रॉपर चल रही, मजा आ रहा है इस जर्नी में, है ना। पछतावा भी होता है कि काश यार इन चीजों को पहले मेंटेन कर लेते, लेकिन समय ही नहीं था सोचने का, खुद को, परिवार को समय देने के लिए समय नहीं था, इतना अपने काम के प्रति पागलपन था, है ना। आज जब मैं इन पे रिसर्च करता हूँ, स्टडी करता हूँ, जैसे मैं अभी स्विमिंग सीख रहा हूँ, स्विमिंग जब मैं अच्छी सीख जाऊंगा, फिर मैं कोई नई चीज पकड़ूंगा कि मुझे अब ये सीखना है, कुछ ना कुछ, बहुत लंबी लिस्ट बना ली मैंने, सीखना ही है मुझे, है ना। मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी हेल्थ से जुड़ी हुई कि व्यक्ति को सबसे ज्यादा, अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा लंबा जीवन स्वस्थ जिए,
बहुत अच्छा शरीर आपका हमेशा रहे, कोई बीमारी ना हो, कोई तकलीफ ना हो, या कम से कम आप बीमार पड़े या आगे चल के बुढ़ापे में कम से कम दिक्कत आए, तो सबसे ज्यादा शरीर का ध्यान रखने की जो उम्र है वो 20 से 30 है। ये मुझे 35 में पता चला। सबसे ज्यादा शरीर का ध्यान रखने की जो बेहतरीन उम्र है वो क्या है? 20 से 30 है। आपको अपने खाने पीने को कंट्रोल इस उम्र में करना है, आपको एक्सरसाइज सबसे ज्यादा इस उम्र में करनी है। मतलब इसको कहा जाता है बोने की उम्र। जितना बोगे जीवन भर वैसा कमाओगे, हेल्थ के टर्म्स में। अब ये बात जब ये उम्र निकल गई तब पता चला। अब मैं इस उम्र के किसी व्यक्ति को समझाता हूं कि भाई मत ज्यादा करो, एक आध घंटे तुम अपने शरीर को दो, तुम्हें बाद में समझ में आएगा कि क्यों जरूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिन्होंने इस उम्र में बहुत शारीरिक श्रम किया है, वास्तव में बहुत मेहनत करी है, उन लोगों का जीवन बहुत स्वस्थ रहा है, वो बहुत कम बीमार पड़े हैं। और जो इसके बाद जागे हैं उन्हें तकलीफ हुई है, फिर इसके बाद डिपेंड करता है कि वो कैसे जागे हैं, है ना। तो मुझे तो किसी ने बताया नहीं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये चीज आपको आज समझ नहीं आएगी। आज मैं कहूंगा तो आपको आज आपका हर चीज खाने पीने का मन करेगा, है ना। कभी यहाँ गए, 2 समोसे यहाँ से उठाए, जलेबी यहाँ से भर भर के खाई, शादी में गए, अच्छा भर भर के खाना खाया। थोड़ा सा कंट्रोल अगर करोगे, थोड़ा सा खान पान को अपना सही करोगे, और एटलीस्ट खाने पीने के साथ साथ 1 घंटे अपने शरीर को आप देना शुरू करोगे, आप एक समय के बाद पाएंगे कि भाई सबसे कीमती चीज अगर कुछ है तो वो हेल्थ है। पैसा कितना भी हो कुछ काम नहीं आता है बाद में, अगर अच्छा शरीर ही नहीं है। मैं कई प्रकार के लोगों से मिलता हूं, इतने बड़े बड़े लोगों से मिलता हूं, पर इतना पैसा है उनके पास कि उनके पास फुर्सत नहीं कि कभी वो बैठ के गिन ले या कभी देख ले कि यार कितने करोड़ों की संपत्ति अपने पास है, लेकिन चलते नहीं बन रहा ढंग से, आधा शरीर काम नहीं कर रहा है, कहीं कोई बीमारी, कहीं कैंसर हो गया, कहीं हार्ट की प्रॉब्लम, कहीं शुगर, कहीं ये। क्यों? क्योंकि इस सम उम्र में अंधा काम किया उन्होंने, और यहां तो किया ही किया, बाद में भी नहीं जागे। 50 के हो गए, 60 के हो गए, शरीर पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, मशीन ठप हो गई। अब पैसा खूब है, लेकिन उसको एंजॉय करने के लिए शरीर ही नहीं बचा। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि पैसा है लेकिन कुछ कर ही नहीं पा रहा है अब। तो मुझे लगता है कि ठीक है, मैं फिर भी थोड़ा जल्दी इस बात को समझा, और मैं सबको ये समझाता हूं कि भाई ठीक है, करियर बनाना है, सब कुछ है, लेकिन 1 घंटा आपको अपने शरीर को जरूर देना चाहिए। चाहे आपको इसलिए नहीं कि किसी एग्जाम में फिजिकल आएगा तो तैयारी करनी है, नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको लंबी पारी खेलनी है, आपको अगर स्वस्थ रहना है, तो अपने शरीर को सबसे ज्यादा मेहनत कराने की उम्र ये वाली है। मुझे किसी ने बताया नहीं, है ना, पर आपको मैं बता रहा हूं, इसको आप समझ लेना, है ना। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं और ज्ञान की बातें हम करेंगे, बात निकली थी तो मैंने सोचा आपको बता दूं मैं। और एक चीज और मैं बता दूं कि जैसे मैं मेरी बात करूं या हमारे पापा, आपके और हमारे जो पेरेंट्स की बात करें, तो वो लोग फिर भी स्वस्थ हैं, क्योंकि उनके जमाने में खान पान बहुत अच्छा था, उनके जमाने में इतनी सारी तकलीफें नहीं थी, मोबाइल नहीं था, है ना, और उनको बहुत परिश्रम करना पड़ता था, इसलिए आज वो उस उम्र में भी ठीक है। लेकिन आप मेरी या आपकी आगे की जनरेशन्स को देखिएगा, सब चीजों की उम्र कम होती जा रही है। हर चीज, बीमारियां जो पहले नहीं होती थी या 70 80 90 साल में होती थी, वो आजकल 30 40 50 की उम्र में बड़ी कॉमन हो चुकी है। आने वाला समय बहुत बहुत बेकार आने वाला है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बर्बाद हो चुकी है, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी, है ना। और मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, मुझे अब समझ में आया, जब मैंने इन चीजों पर रिसर्च करी, स्टडी करी, तो पता चला कि यार कितना हम, मतलब बस जहर ही नहीं खा रहे हैं, है ना, बाकी बहुत उसका एक छोटा सा रूप चल रहा है। और आने वाला समय मेडिकल इमरजेंसी का रहेगा, लोग भागते रहेंगे इधर उधर, बहुत खतरनाक समय आने वाला है। और उस समय वही व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी रहेगा जिसका हेल्थ अच्छा है। पैसा मायने रखेगा ही नहीं कुछ समय बाद, आप देखना, पैसे की वैल्यू नहीं रहेगी, वैल्यू रहेगी हेल्थ की। सबसे सफल व्यक्ति वो माना जाएगा जो स्वस्थ है, सफल वो नहीं माना जाएगा जिसके पास पैसा है। आने वाला समय आप देख लेना, भविष्यवाणी कर रहा हूं मैं, ना आप इसके साक्षी बनो तो मुझे बोल देना। हम मोबाइल में बर्बाद हुए हैं और खाने पीने में बर्बाद हुए हैं।
दो चीजें ऐसी हैं जो इस जनरेशन को बर्बाद कर रही है। ठीक है, चलो आ जाओ भैया। अंडा खाना चाहिए, देखो हम तो यार वेजिटेरियन है ना, बाकी सब स्वतंत्र है हर चीज के लिए। इन चीजों पे हम कोई राय देना पसंद नहीं करते ज्यादा। बाकी हाँ, वेजिटेरियन रहोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। कोई दिक्कत नहीं आएगी रोहित। कलयुग तो अभी चालू ही नहीं हुआ है ढंग से। कलयुग तो 4 साढ़े 4 लाख साल का है। अभी तो कलयुग को तो भूल ही जाओ। ठीक है, चलो। शांत जल में नाव की गति 30 है, धारा की गति 6 है। 5 मिनट में धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी कितनी है? नाव की गति 30 है, धारा की गति 6 है। 5 मिनट में धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत, तो चाल पहले तो घटेगी भैया। नाव की चाल माइनस धारा की चाल घटेगी, तो इसकी चाल आ गई 24। 24 की स्पीड से मुझे इसको मात्र 5 मिनट चलाना है, और मिनट को अगर घंटे में बदलना है तो 60 का भाग देना पड़ेगा, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 5 से कटेगा 12 बार, 12 से कटेगा ये 2 बार, तो आपका समय आ जाएगा। कितना समय आपको लगना है, कितने किलोमीटर की दूरी तय होनी है, तो वो 2 होनी है। ठीक, बहुत बढ़िया। अंडा वेज है या नॉन वेज है वरुण? अपने मम्मी पापा से पूछना एक बार जरा, है ना। ओके, ठीक है, चलिए आगे। दादाजी हाईवे की जमीन न बेचे तो हम बेचे होते तो हम आज करोड़पति होते। ये तो यार सबके दादा लोगों की यही स्थिति है ना। अच्छी अच्छी जमीन जो है वो बेच के चले गए, अपन सब परेशान हो रहे हैं। तो ठीक है, क्या है, अब तुम कमाओ। अब रोज 5 किलोमीटर रनिंग करते हैं, बहुत बढ़िया बात है यार। एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। धारा की गति 1/1/9 मीटर पर सेकंड है। उसके द्वारा धारा के प्रतिकूल 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय कितना होगा? ठीक है, शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से धारा की गति 1/1/9 मीटर पर सेकंड है। ये मीटर पर सेकंड है, तो 9 एकम 9 और 1 10। तो इसको पहले तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो। तो आपको मैंने सिखाया है पिछले चैप्टर में, अगर मीटर पर सेकंड में कोई चीज दी हुई है तो हम उसको 18/5 से गुणा कर दें तो वो किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। तो 9 एकम 9 और 1 10, ये आ गया। 5 से कटा 2 बार, 9 से कटा 2 बार, तो ये आ गया आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटे, 4 किलोमीटर पर आवर। अब आपके पास नाव की चाल भी है 10, धारा की चाल भी है 4, और आपको धारा के प्रतिकूल जाना है। प्रतिकूल यानी विपरीत, विपरीत जाना यानी माइनस। कितना किलोमीटर जाना है? 72। तो 72 अगर जाना है तो 72 ये हो गया, 6 से भाग दे दिया। आपको कितने घंटे लगेंगे? आपको 12 घंटे लगेंगे, 12 आवर्स लगेंगे। अब सीख लो भाई, जो चीज नहीं सीखे अब सीख लो। स्कॉलरशिप वाली बुक कहां मिलेगी? स्कॉलरशिप एग्जाम में ही मिलेगी आपको, उसी दिन देंगे हम आपको। समझ गए?
आपने यहाँ पे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट किया, तो ये चाल आ गई। नाव की चाल आपको पता चल गई, धारा की चाल आपको पता चल गई, विपरीत दिशा में आपको जाना था, है ना। तो कितने घंटे लगेंगे? 12 घंटे लगेंगे। 12 आवर्स आपका आंसर है। नीलेश एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, सर कृपया सभी बच्चों से कहिए कि छत पर चिड़िया के लिए पानी रखें गर्मियों में। बहुत अच्छी बात है यार, रखना चाहिए सभी को अपने घर पे थोड़ा बहुत ऊपर कुछ खाने पीने का दाना वाना, और पानी तो जरूर रखना चाहिए। मिट्टी के बढ़िया मिल जाते हैं बर्तन, पानी भर के रखना चाहिए आपको पक्षियों के लिए। हॉर्स राइडिंग सीखनी चाहिए। अरे बिल्कुल यार, सीखने, देखो सीखने में मैं आपको एक चीज बताऊं, सीखने में कभी ये मत देखो कि कौन उसके बारे में क्या राय रखता है ना। किसी, आपने किसी को कहा कि मैं ये सीखना चाहता हूं, उसने कहा अरे इसको सीख के तू क्या करेगा, ये सीख। आपको अपना इंटरेस्ट देखना है, आपका क्या मन है, क्योंकि दुनिया में करने को 100 चीजें हैं और हर एक को हर चीज पसंद नहीं हो सकती, है ना। तो कोई भी चीज सीखना है, अपने दिल की आवाज सुननी है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या करने का मन है, करो। और आप पढ़ते पढ़ते भी कर सकते हो। आपने 4-5 घंटे पढ़ाई करी, चलो ठीक है, मोबाइल ही चला के अपन मूड फ्रेश करते हैं, इससे अच्छा है कुछ ऐसी एक्टिविटी कर लो जिससे आपका मूड फ्रेश हो जाए। इंस्ट्रूमेंट बजा लिया, गाने की प्रैक्टिस करना है, कुछ गाना गा लिया। आप आर्ट के साथ अगर पढ़ाई करोगे ना, आर्ट मतलब आर्ट के साथ अगर स्टडी करोगे, आप बहुत क्रिएटिव और बहुत एक्टिव रहोगे। क्रिएटिव भी रहोगे, एक्टिव भी रहोगे, फ्रेश भी रहोगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। आर्ट मतलब मैं आर्ट सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी कला के साथ पढ़ाई करने की बात कर रहा हूं कि अपनी किसी कला, कोई भी पैशन, कोई भी चीज को करते रहो, है ना। आप 1 घंटा दो बस इस चीज को, बाकी आप पढ़ाई करो, आप देखना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका आएगा, मन लगेगा। मोबाइल से भागो, दूर भागो उससे। स्थिर जल में नाव की चाल 17 है, धारा की चाल 11 है, सब क्लियर दिया हुआ है। धारा की प्रतिकूल चाल और धारा के अनुकूल चाल के बीच का अंतर ज्ञात करिए। देखिए, इसकी एक मैं डायरेक्ट ट्रिक आपको बता सकता हूं कि जब भी अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह की चाल का अंतर पूछा जाए तो धारा की चाल को दुगना कर दो। 11 का दुगना क्या हो जाएगा? 22। मैं आपको कारण भी बताऊंगा। जब आप पानी की दिशा में जाएंगे तो नाव और धारा की चाल जुड़ेगी, जब आप विपरीत आएंगे तो नाव में से धारा की चाल घटेगी, है ना। तो 17 और 11 जोड़ के 28 हो जाएगा। 17 में से 11 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा? 6। तो दोनों में अंतर कितने का आएगा? दोनों में अंतर 22 का आएगा। क्लियर है? अब मैंने क्यों कहा कि आप इसका जस्ट डबल कर लीजिए। आप एक बात समझिए कि आप अभी यहां खड़े हैं और आप समझिए कि ये 17 है। आप जब पानी के साथ जाएंगे तो आप 11 जोड़ेंगे, तो 11 जोड़ेंगे तो आप कहां पहुंच जाएंगे? 28 पे। जब आप पानी के विपरीत जाएंगे तो आप 11 घटाएंगे और कहां पहुंच जाएंगे? 6 पे। तो आप यहां खड़े थे, पानी के साथ गए 11 कदम आगे, पानी के विपरीत गए 11 कदम पीछे। तो अल्टीमेटली यहां से अगर आप इधर 11 गए और इधर 11 गए तो यहां से यहां तक कुल अंतर कितने का आ जाएगा? 22 का आ जाएगा। 11 इधर 11 इधर, तो टोटल अंतर कितने का आ गया? 22 का आ गया। तो अनुप्रवाह में और ऊर्ध्व प्रवाह में जो अंतर होता है, ठीक है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में जो अंतर होता है वो हमेशा स्ट्रीम का दुगना होता है, धारा की चाल का दुगना होता है, ये ध्यान रखिए। लॉजिक भी मैंने आपको समझा दिया। अनुप्रवाह ऊर्ध्व प्रवाह की चाल का अंतर हमेशा धारा की चाल का दुगना होगा, क्योंकि जितना उधर जाओगे उतना इधर आओगे, वही अंतर आपका कहलाएगा। हाँ, चले आगे। शुभम, ये तो अच्छी बात है, अब तुम कम से कम पढ़ाई ढंग से कर पाओगे। शुभम कह रहा है सर मैं स्टडी के साथ गर्लफ्रेंड से बात करता था, वो भी भाग गई। तो मैं शुभम को कह रहा हूं कि ये तो अच्छी बात है ना, अब सिर्फ पढ़ाई ही बची अपने जीवन में, और कुछ बन जाओगे तो वापस आ जाएगी, उसमें क्या है। उत्तम, रहने दो, फिर लो, फिर बाद में सीखना। क्लास के अलावा मोबाइल नहीं चलाते, बहुत अच्छी बात है कुमकुम।
हाँ निकिता ऐसा कर लो। संगीत भी सुन सकते हैं, म्यूजिक सुनो, बढ़िया मस्त चीज है। आ गया 30 मिनट्स। नाव की चाल 15, धारा की चाल 3, धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करना है। तो धारा के विपरीत जाना है 6 किलोमीटर, विपरीत मतलब घटेगा, 15 में से 3 गया 12, आधा घंटा मतलब 30 मिनट। ठीक है ना, 6 किलोमीटर और नाव माइनस धारा, 15 में से 3 गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आधे घंटे मतलब 30 मिनट। ठीक है, डेली ग्राउंड के 16 चक्कर, बहुत बढ़िया बात है अखिल। कोई बात नहीं राहुल, होता है। एक नाव 8 घंटे में धारा की दिशा में 104 किलोमीटर जाती है। देखो धारा की दिशा में जाने का मतलब है ऐसा, तो 104 किलोमीटर कितने घंटे में? 8 घंटे में। तो इससे मुझे नाव प्लस धारा मिल जाएगा। तो मैंने भाग दिया 8 एकम 8 और 8 तिया 24, तो 104 किलोमीटर 8 घंटे में धारा की दिशा में, तो स्पीड आई 13। ये 13 स्पीड सिर्फ नाव की नहीं है, ये नाव और धारा दोनों की है, क्योंकि पानी की दिशा में जा रहे हो। और यदि धारा की चाल 2 है तो नाव धारा के विपरीत दिशा में। अब देखो नाव और धारा दोनों का योग 13 है, इसमें से धारा की चाल 2 है, तो नाव की चाल 11 होगी क्या? अगर धारा की चाल 2 है तो नाव की चाल कितनी होगी? नाव की चाल 11 होगी। ज्ञात कीजिए वह नाव धारा के विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर। अब धारा के विपरीत जाना है, तो धारा के विपरीत जाना है 13 किलोमीटर, तो नाव की चाल 11 है, धारा की चाल 2 है, तो विपरीत दिशा में आ जाएगा ये 9। तो 9 एकम 9 और 4/9, तो एक सही 4/9 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, फिर से मैं समझाऊं, 104 किलोमीटर 8 घंटे में यानी 13, और क्योंकि पानी के साथ जा रहे हो तो ये अकेली नाव की चाल नहीं है, नाव और धारा दोनों की है। अगर धारा की चाल 2 है तो नाव की चाल हो गई 11, और विपरीत दिशा में आपको चलना है, तो 13 किलोमीटर विपरीत दिशा में यानी 11 में से 2 गया 9, एक सही 4/9 घंटे का समय आपको लगना है। 1 4/9, एक सही 4/9।